हेलो एवरीवन, बीएनडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक्स में आज का वीडियो जेनेटिक कोड पर होने वाला है। जेनेटिक कोड मींस आनुवंशिक कोड। जेनेटिक्स में एक टॉपिक होता है जिसे हम प्रोटीन संश्लेषण, जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति के नाम से जानते हैं। उसे पढ़ने के लिए हमें आनुवंशिक कोड के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है और इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आनुवंशिक कोड क्या है, इसी आनुवंशिक कोड के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए आनुवंशिक कोड क्या है इसे जानते हैं। जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड। आनुवंशिक कोड। आनुवंशिक कोड की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सबसे पहली बात, इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है नीरेनबर्ग को। खोज का श्रेय नीरेनबर्ग मथाई तथा खुराना। देखिए, अगर तीन नाम ना आए और केवल नीरेनबर्ग आए तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है नीरेनबर्ग इन एटोल। एटोल मतलब उनके सहयोगी। तो आप ध्यान रखिएगा, नीरेनबर्ग तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? नीरेनबर्ग के बारे में, और या ये नाम आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि आनुवंशिक कोड होते क्या है। आनुवंशिक कोड को आप इस तरह से समझ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि इस पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रोटीन संश्लेषण या जीन एक्सप्रेशन जैसे बिंदु के बारे में बात करेंगे तब भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा एक बेस हमें पता होना चाहिए। हम ऐसा कुछ जानते हैं, आपने पढ़ भी रखा होगा। क्या जानते हैं? आपने ये पढ़ रखा होगा कि डीएनए होता है और डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पर हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं। एमआरएनए और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ऐसा आपने पढ़ रखा है। क्लियर? तो डीएनए से एमआरएनए जो बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन जिसे कहते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन या अनुवादन। क्या कहते हैं? अनुवादन। इसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। फिलहाल मैं जिस जगह लेकर जाना चाहता हूं उसके लिए बेस तैयार कर रहा हूं। ठीक है? अनुलेखन और अनुवादन, इन दोनों पदों को सम्मिलित रूप से हम प्रोटीन संश्लेषण कह सकते हैं। इन दोनों पदों को सम्मिलित रूप से जीन अभिव्यक्ति या जीन एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्लियर है? अब सवाल यह आता है कि जेनेटिक कोड का रोल क्या है। ये जेनेटिक कोड या कोड हैं क्या? देखिए, प्रोटीन हमने कहा कि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनता किससे है इसके बारे में भी हमने प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर रखी है। जिस लेवल पर है हमें पता है कि प्रोटीन को हम यूं कह सकते हैं कि ये अमीनो एसिड या अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, या अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ऐसा हम जानते हैं। और अमीनो अम्ल कहाँ पर होते हैं? अमीनो अम्ल कोशिका द्रव्य में होते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे, आवश्यक अनावश्यक, लेकिन फिलहाल हम ऐसा मानकर चलते हैं कि लगभग कोशिका में या सेल में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं या पाए जाते हैं। और ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल एक निश्चित क्रम में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। कौन बनाते हैं? अमीनो अम्ल। आराम से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, और समझ में ना आए तो जेनेटिक कोड का कोई मतलब नहीं है, बस आप इसके कैरेक्टर्स को रट लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन कोई भी स्पेसिफिक या कोई विशिष्ट प्रोटीन बनता है उस पर या उसमें एक अमीनो अम्लों का क्रम होता है, वो निश्चित क्रम होता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये निश्चित क्रम आता कहाँ से? उसी निश्चित क्रम के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि डीएनए या एमआरएनए पर
नाइट्रोजन क्षार का या नाइट्रोजन बेस का एक निश्चित क्रम होता है और वो निश्चित क्रम निश्चित अमीनो अम्ल को कोड करता है। किसको कोड करता है? निश्चित अमीनो अम्ल को कोड करता है। परिणाम स्वरूप जो श्रृंखला बनती है उसे अमीनो अम्ल की, या मैं कहूँ पेप्टाइड श्रृंखला कह सकता हूँ, मैं उसे प्रोटीन कह सकता हूँ मैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्रोटीन निर्माण जिसे हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या जिसे मैं कहूँ अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला जो बनती है, उसका बनने का जो आधार है वो एमआरएनए या डीएनए स्ट्रैंड पर मौजूद होता है। अब वो क्या है? वो नाइट्रोजन क्षार है। क्या है? नाइट्रोजन क्षार है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, अभी हम इसी पर आएंगे। इसीलिए मैंने आपको ये समझाया कि ये बिंदु किस तरह से आनुवंशिक कूट पे निर्भर है या डिपेंडेंट। हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक कूट डीएनए अथवा एमआरएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षार तथा अमीनो अम्लों या मैं कहूं प्रोटीन के बीच का संबंध है, देखिए आराम से समझ में आ गई बात। हमने क्या कहा? आनुवंशिक कूट डीएनए या एमआरएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षार तथा अमीनो अम्लों के बीच का संबंध है। क्लियर है कि आनुवंशिक कूट क्या है? अब सवाल ये आता है नेक्स्ट कि नाइट्रोजन क्षार जो हैं वो तो 4 ही होते हैं। नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन बेस 4 होते हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। ये 4 ही होते हैं। कौन? ये 4 ही होते हैं। क्या? थाइमीन को देखेंगे वो डीएनए पर होता है। हमें पता है कि आरएनए पर थाइमीन के स्थान पर क्या आता है? यूरेसिल। तो आप ये याद रखिएगा कि ये कौन कौन है। ये यूरेसिल है, साइटोसिन है, ये यूरेसिल है, ये साइटोसिन है, ये एडेनिन है, और ये गुआनिन है। ये 4 नाइट्रोजन क्षार हैं। ये क्या है? 4 नाइट्रोजन क्षार है जो किसी एमआरएनए पर होते हैं, एक क्रम में, एक निश्चित क्रम में। प्रोटीन कितने हैं? प्रोटीन की संख्या बताई मैंने 20। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी बताई मैंने? 20। तो ये अमीनो अम्ल अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग क्रम में जुड़कर अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। ये अमीनो अम्ल जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, ये अलग अलग पैटर्न में जुड़कर, अलग अलग क्रम में जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये क्यों जुड़ते हैं? कैसे जुड़ते हैं? आप कहेंगे कि एमआरएनए पर, डीएनए पर, एमआरएनए की बात कर लेते हैं, डीएनए या एमआरएनए, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए पर जो नाइट्रोजन क्षारों का क्रम होता है वो निर्धारित करता है कि किस अमीनो अम्ल को आना है और किसको नहीं आना। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन नंबर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कैसे नंबर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको देखते हैं हम। देखिए
क्या हमने कहा कि कोशिका में, या डायरेक्ट लिखते हैं हम, अमीनो अम्ल कितने होते हैं? अमीनो अम्ल कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। जबकि नाइट्रोजन क्षार कितने हैं? नाइट्रोजन क्षार ये कितने हैं? 4। देखिए, बेहद आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कह रहे हैं कि एमआरएनए पर जो नाइट्रोजन क्षारों का क्रम होता है वो अमीनो अम्ल को कोड करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन हमने कहा कि नाइट्रोजन क्षार की संख्या है 4 और अमीनो अम्ल की संख्या है 20। देखिए, क्लियर? तो कैसे संभव हो सकता है? कैसे मतलब, अगर मैं कहूं कि जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो आप कह सकते हैं सर सिंगलेट। सबसे पहला जो दिमाग में आएगी कि जेनेटिक कोड कैसे हो सकते हैं। जेनेटिक कोड कैसे हो सकते हैं? सिंगलेट। कैसे हो सकते हैं बच्चों? सिंगलेट हो सकते हैं, मतलब एकल हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? एकल होना पॉसिबल ही नहीं है। एकल होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, 4 हैं, एक की हैं, तो 1 हैं, तो कितने पॉसिबल है कि कितने कोडोन बन जाएंगे? 4 कोडोन। 4 कोडोन कितने बनेंगे? 4 कोडोन। और अमीनो अम्ल कितने हैं? वो 20। तो ये संभव नहीं है। क्लियर है? अब दूसरा देखते हैं, क्या डबलेट हो सकते हैं? सेकंड देखते हैं कि डबलेट या मैं कहूं 2 नाइट्रोजन क्षारयुक्त, तो अमीनो अम्ल क्या है? 20 हैं। डबलेट कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने कोड बन सकते हैं? 4 नाइट्रोजन क्षार हैं और डबल बनाएं तो कितने बन सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 16 कोडोन। कितने बन सकते हैं बच्चों? 16 कोडोन। क्लियर? तो ये भी पर्याप्त नहीं है। ये भी क्या नहीं है? पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अमीनो अम्ल कितने हैं? अमीनो अम्ल हैं 20 और कोडोन कितने बन रहे हैं? 16। क्लियर? तो इसलिए ना तो सिंगलेट हो सकते हैं कोडोन, ना डबलेट हो सकते हैं। ना तो 1 नाइट्रोजन क्षार वाला कोडोन हो सकता है, ना 2 नाइट्रोजन क्षारयुक्त तो कोडोन हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो कोडोन है वो ट्रिपलेट हो जाए। ट्रिपलेट कोडोन, कैसे? ट्रिपलेट कोडोन या मैं कहूं त्रिक कोडोन। अगर किसी, देखिए वहां तो 4 है ही, UCAG। अगर यहां पर भी किसी को इच्छा हो तो UCAG आप बना सकते हैं। UCAG आपके सामने UUUC UAUG, इसी प्रकार से CUCC CACG, ऐसे 4 4 8 12 और 16 कोडोन आ जाएंगे। अगर किसी को लग रहा हो कि कौन से कोडोन आएंगे तो ठीक है ना। तो कोडोन तो प्राप्त हो रहे हैं आपको 16 और आपके पास अमीनो अम्ल हैं 20। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि एक सेल में 16 कोडोन हो और 20 अमीनो अम्ल हो, तो बाकी 4 को कौन कोड करेगा? तो इसलिए ऐसा माना गया कि कोडोन डबलेट भी नहीं होते। क्लियर है? क्लियर हो गया कि डबलेट नहीं होते, ट्रिपलेट की कंडीशन आती है। ट्रिपलेट में क्या हो सकता है? देखिए,
ट्रिपलेट में ये हो सकता है कि 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर क्या बने, कोडोन बने। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मीन्स 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो 64 कोडोन हो सकते हैं क्या, बिल्कुल। क्या 20 अमीनो अम्ल के लिए 64 कोडोन पर्याप्त हैं, बिल्कुल पर्याप्त हैं, क्योंकि ना तो 4 पर्याप्त थे ना 16 पर्याप्त थे, लेकिन 64 पर्याप्त हैं। अब आप कहेंगे कि अमीनो अम्ल तो 20 ही हैं, तो 20 ही होने चाहिए, ऐसा नहीं। या तो सिंगलेट है तो सिंगलेट पर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं। डबलेट सफिशिएंट नहीं है। ट्रिपलेट आते हैं जो पहली कंडीशन में सफिशिएंट होते हैं। तो ये 64 कोडोन कैसे होते हैं, इनके क्या कैरेक्टर होते हैं, 64 ही क्यों, और ये 20 के साथ कैसे एडजस्ट होते हैं, उन सब की बात हम करेंगे। तो फाइनली जो ट्रिपलेट कोडोन थे इनको माना गया कि सर ये पर्याप्त हैं। ये क्या हैं, पर्याप्त हैं। किसके लिए, 20 अमीनो अम्ल के लिए ये क्या हैं, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। अब ये सवाल होता है कि ये कोडोन किस तरह से होंगे, क्योंकि ये तो चलो आपने क्रॉस रॉस पढ़ रखे हैं, उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। ट्रिपल कोडोन कैसे आप कंसेप्ट निकाल सकते हैं। देखिए ट्रिपल कोडोन की जो कंसेप्ट है वो गैमो ने दिया था। ये किसने बताया था, इसके बारे में गैमो ने बताया था। किसने बताया था बच्चों, गैमो ने बताया था, बताया। तो 2 वैज्ञानिकों के नाम स्पेशली इधर याद होने चाहिए, एक निरेनबर्ग और एक गैमो। किस तरह से हो सकता है ये देखिए इस तरह से हो सकता है, UCAG, 4 लेटर इधर UCAG और प्रत्येक में UCAG ऐसे। तो ये ट्रिपल U बनेगा, फिर UC बनेगा, आपको 3 कैरेक्टर अभी नेक्स्ट ले लेते हैं स्लाइड में। UCAG दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए स्लाइड में ले लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए आपको यहां पर किस फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं, आपको ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं, UCAG। दूसरा है UCAG, और प्रत्येक कॉलम में आप देखेंगे तो यहां पर UCAG है, ठीक है। तो U पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा कॉमन है, तीसरा C, पहला दूसरा कॉमन है, तीसरा A, पहला दूसरा कॉमन है, तीसरा G। इस प्रकार से 4 8 16, 4 4 8 4 3 12 सॉरी, और 16, एक लाइन में 16 कोडोन प्राप्त होंगे। तो 16 32, 16 दूनी 32, 38 48 और 64, इस प्रकार से आपको 64 कोडोन प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है। और आपकी सुविधा के लिए एक कोडोन का चार्ट आपको दिखाई भी दे रहा है, देखिए ये है वो प्रथम UCAG, ये फर्स्ट कोडोन का फर्स्ट लेटर है। सेकंड देखते हैं UCAG, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, UCAG। देखिए एक ब्लॉक में ये इस तरह से सेट है। तो पहला कोडोन क्या बनता है, प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर और तृतीय अक्षर, ट्रिपल U बन गया। देखिए इसमें प्रथम और द्वितीय कॉमन है, U और UCAG। अगर आपको ये बनाने की इच्छा हो, आप एक क्रम याद रखिए UCAG, ये चार्ट आपके सामने स्वतः ही बन जाएगा, बिल्कुल जोर नहीं आएगा। क्लियर है। क्या एक क्रम याद रखना है, UCAG। बस मैंने आपको बताया बार बार कि जैसे एक कॉलम के लिए मैं बता रहा हूँ UCAG ये है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आएगा, UCAG, ये याद रखिए आप। और प्रत्येक कॉलम के लिए यहाँ पर आपको UCAG लिखना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है।
उस कंडीशन में आपको 64 कोडोन प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं इधर भी आप UCAG लिख दें एक बार में, ऐसी हालत में आपको 64 कोडोन प्राप्त नहीं होंगे। क्लियर है? अब देखिए ये कोडोन हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि सर ये कोडोन जो हैं, ये त्रिक कोडोन जो हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं? और कैरेक्टर्स बड़े आसान हैं। देखिए क्या क्या हैं, हम उन्हीं को देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो जेनेटिक कोड के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ऐसा नहीं है कि इससे प्रश्न नहीं आता, इससे प्रश्न हर एग्ज़ाम में आता है। बोर्ड का एग्ज़ाम हो या आपके कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो या आपके जेट का एग्ज़ाम हो, उन सब में इससे प्रश्न बनने की संभावना है। मतलब एक ऐसा बिंदु है जहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, ऐसा बिंदु नहीं है जहाँ से प्रश्न बनाने का एग्जामिनर का मन नहीं करेगा। क्लियर है? वो तो डिपेंड करता है कि प्रश्न कहाँ से बनाता है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि है इंटरेस्टिंग बिंदु है, पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं देखिए, आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ। जितने कैरेक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको समझने के लिए आप कुछ इस तरह से इमेजिन कीजिएगा कि यदि कोई डीएनए है, ये डीएनए है और इससे क्या बनता है? इससे एक एमआरएनए बनता है। अभी क्रम की बात नहीं कर रहे हैं हम, एमआरएनए बनता है। ये डीएनए है तो ये एमआरएनए बनता है। ठीक है, इस एमआरएनए पर कुछ इस तरह से UCA UGC A UGC CA इस तरह से क्रम रहता है, काफ़ी लंबा है। क्लियर है? ऐसा क्रम है, आप मान के चलिए कि इसी तरह से ये ट्रिपल कोडोन एक एमआरएनए सूत्र पर या एमआरएनए स्ट्रैंड पर स्थित होते हैं, पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखकर हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्या क्या है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये याद रहेगी बात तो समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या आती है कि जो ये ट्रिपल कोडोन होता है, अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? ट्रिपल कोडोन के कैरेक्टर्स के बारे में, लक्षण के बारे में। तो पहला बिंदु आता है कोड के अक्षर। पहला बिंदु क्या आता है? कोड के अक्षर। कोड के अक्षर या कोड लेटर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वो कौन है? UCAG। कौन है? UAUGC, किसी भी क्रम में बोल लीजिए आप, UCAG 4 है। ठीक है, दूसरा आएगा कोड वर्ड्स। कोड वर्ड्स मतलब ये 4 लेटर जो हैं वो बार बार 3-3 के सेट में आकर, और कितनी बार? 64 बार। आपको पता है, मैंने बता रखा है। ये 64 बार अरेंज हो सकते हैं, मैक्सिमम है, और 3-3 के सेट में होते हैं, समूह में होते हैं। इसलिए कोड वर्ड जो होता है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। क्या कहा मैंने? आनुवंशिक कूट कितने अक्षरों से मिलकर बने हैं? टोटल 4 अक्षरों से। एक कोड वर्ड, एक कूट समूह 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसे ट्रिपल कोडोन या त्रिक कोडोन कहते हैं। 64 कोडोन में 61 कोडोन तो किसी न किसी अमीनो अम्ल को कोड करेंगे, जबकि 3 किसी को कोड नहीं करेंगे, जिन्हें हम समापन कोडोन कहेंगे। क्लियर? हमेशा मैंने अभी आपसे कहा कि ये एमआरएनए स्ट्रैंड है, तो ये 5' है, मान के चलिए ये 3' है। तो तीसरा कैरेक्टर क्या हो गया? ट्रिपल कोडोन्स को पढ़ने की दिशा जो होती है, रीडिंग डायरेक्शन जो है, पठन दिशा जो होती है, वो 5' to 3' होती है। कैसी होती है? 5' to 3' होती है। क्लियर है ये बात? क्लियर है? किस किस की बात कर ली हमने? कोड अक्षर की बात कर ली, कोड समूह की या कोड की बात कर ली, तीसरा पठन दिशा की बात कर ली, चौथा ये लीनियर होते हैं, संरेखीय होते हैं। कैसे होते हैं? संरेखीय होते हैं। तो लीनियर फॉर्मेट में है, संरेखीय हो गई। नेक्स्ट, जो कोड होते हैं, ट्रिपल कोडोन होते हैं, ये नॉन ओवरलैप्ड होते हैं या नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग से मतलब क्या है? देखिए, नॉन ओवरलैपिंग से मतलब ये है कि जैसे एक कोडोन है AUG CCG CG, ऐसा है, तो आप कहेंगे कि सर पहला ट्रिपल कोडोन तो ये है, क्योंकि 3 का बना होता है, दूसरा ये है, और तीसरा मिल नहीं रहा, तो ये हो सकता है क्या? जी नहीं, मैं यही समझाना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। यही नॉन ओवरलैपिंग है, अन अतिव्यापन जिसे बोलते हैं, कि कभी भी
कोई भी एक कोड लेटर जब एक ट्रिपल कोडोन में शामिल कर लिया जाता है तो उस कोड लेटर को दूसरे ट्रिपल कोडोन में शामिल नहीं किया जा सकता, उसे उसमें गिना नहीं जा सकता। क्लियर है? तो नॉन ओवरलैपिंग भी हो गई। क्लियर? आगे चलते हैं, प्रारंभिक कोडोन या इनिशिएशन कोडोन। देखिए AUG को प्रारंभिक कोडोन माना जाता है। किसे माना जाता है? AUG को क्या कहा जाता है बेटा? प्रारंभिक कोडोन। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक कोडोन। क्या कहा जाता है इसे? प्रारंभिक कोडोन। क्या कहते हैं इसे? आगे सारी उन स्लाइड्स में इनके बारे में लिख रखा है, हम एक बार रीड करके आपको समझा देंगे। क्लियर है? प्रारंभिक कोडोन ये क्या है? प्रारंभिक कोडोन। ये क्या है बच्चों? प्रारंभिक कोडोन। ये क्या है? प्रारंभिक कोडोन। कौन? AUG, जो किसको कोड करेगा? मैथ्यूनिन को कोड करेगा। क्लियर है? इसी प्रकार से 3 कोडोन और होते हैं। कौन कौन से? नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं हम। देखिए मैं यहां पर बता दूं आपको, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। दो कोडोन तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं और एक कोडोन आपको ये दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यानी कि ये कोडोन कौन कौन से हैं? ये कोडोन हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं समापन कोडोन। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? समापन कोडोन। एक बार हम बात करें, आगे की स्लाइड में कुछ बात की है, कोई बात नहीं की तो आ जाइए। हमने क्या क्या या किस किस के बारे में बात कर चुके हैं? हमने पहले बात की कोड अक्षर के बारे में। किसके बारे में बात की? कोड अक्षर के बारे में। दूसरी बात की कोड वर्ड के बारे में। कोड वर्ड, कोड वर्ड जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? कोड शब्द। तीसरी हमने बात की किसके बारे में? कि इनकी पठन दिशा, पठन दिशा। चौथी बात किसके बारे में की? संरेखीय, कि ये रैखिक क्रम में होते हैं। पांचवा बिंदु हमने क्या कहा? पांचवा बिंदु हमने कहा कि ये नॉन ओवरलैप्ड, जिसे हिंदी में आप किस नाम से कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं अनतिव्यापी। क्या कह सकते हैं हिंदी में? अनतिव्यापी। अनतिव्यापी। क्लियर है? और इन सब का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? क्या पढ़ा हमने? इसके बारे में पढ़ा कि ACUG ये 4 होते हैं। ये कोड अक्षर 3 लेटर्स से बने होते हैं या 3 अक्षरों से निर्मित होते हैं। 3 अक्षरों से निर्मित होते हैं। अक्षरों से निर्मित, 3 अक्षरों से निर्मित होते हैं। 3 अक्षरों से निर्मित होते हैं। और कंसेप्ट क्या आया यहाँ से? त्रिक कोडोन का आया। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ट्रिपल कोडोन किसने दिया था? गेमो ने दिया था। ठीक है? पठन दिशा हमेशा क्या होती है? 5-2 3- ये दिशा होती है। संरेखीय यानी कि नाइट्रोजन क्षार, या मैं कहूँ ट्रिपल कोडोन, त्रिकोडोन, त्रिकोडोन रैखिक क्रम में होते हैं। रैखिक क्रम में होते हैं। क्रम में होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सब आपको आगे की स्लाइड्स में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें इन वर्ड्स का, जो कैरेक्टर्स, इनका मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आप आज से पहले कई एग्जाम्स के पेपर देखेंगे तो ये बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और कई बायोलॉजी से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, PGT टीचर्स का हो, या चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स हों, या आपके जेट हो, या कई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जिसमें BSc के एंट्रेंस होते हैं, उन सब में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है? हाँ, कहाँ से पूछा गया वो भी बता दूंगा, क्योंकि 2 ऐसे बिंदु हैं जहाँ से ये प्रश्न मुख्यतः पूछा गया है। क्लियर है? देखिए अनतिव्यापी मतलब आपको बता दिया मैंने कि मान के चलिए जैसे ये AUG है, AUG, दूसरा है
GCAACG, ऐसा कुछ भी मान के चलिए आप, और चौथा मान लीजिए GC है। तो पहला कोडोन हो गया, दूसरा कोडोन हो गया, और ये तीसरा कोडोन हो गया। क्या ऐसा संभव है? क्या संभव? क्या इसे ऐसे शामिल किया जा सकता है? इसे चौथा कोडोन कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यही क्या है? अनतिव्यापी। यानी कि एक कोड अक्षर अगर एक ट्रिपल कोडोन में शामिल कर लिया जाता है तो वो दूसरे में शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट कितने कर लिए हमने? 5 कर लिए हमने। नेक्स्ट देखते हैं 6 में अगर हम बात करते हैं तो 6 बिंदु जो आता है वो हमारा कौन सा है? 6 छठा बिंदु जो आता है वो आता है प्रारंभिक कोडोन का। किसका आता है? प्रारंभिक कोडोन या इनिशिएशन कोडोन। प्रारंभिक कोडोन या इनिशिएशन कोडोन, यानी कि इन ट्रिपल कोडोन्स में ऐसा कौन सा कोडोन होता है जहां से अनुलेखन की प्रक्रिया या अनुवादन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? कौन सी प्रक्रिया? अनुवादन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो वो होता है AUG। एक तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, AUG याद कर लीजिए इसे। ये कौन सा है? प्रारंभिक कोडोन है। नेक्स्ट 7th बिंदु की बात करते हैं तो वो आता है समापन कोडोन। वो कौन सा आता है? समापन कोडोन। समापन कोडोन। समापन कोडोन। समापन कोडोन कितने होते हैं? समापन कोडोन की संख्या जो होती है, समापन कोडोन को और क्या कहते हैं? देखिए, इनको कहते हैं नॉन सेंस कोडोन। क्या कहते हैं? नॉन सेंस कोडोन। इनको क्या कहते हैं? नॉन सेंस कोडोन। क्या कहते हैं बच्चों? नॉन सेंस कोडोन। इनको क्या कहते हैं? और निरर्थक कोडोन। निरर्थक कोडोन या निरर्थक कूट। क्या कहते हैं? निरर्थक कूट। टर्मिनेशन कोडोन समापन को इंग्लिश में कह दूंगा मैं। क्लियर है? ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं UAA, UAG तथा तीसरा होता है UGA। ये 3 कोडोन आप अच्छे से याद रखिए कि ये क्या होते हैं? समापन कोडोन होते हैं। ये क्या होते हैं? समापन कोडोन। यानी कि ये किसी भी अम्ल को कोड नहीं करते। क्या लिखेंगे? ये हैं किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। कोड नहीं करते। अतः कोई आपसे पूछे कि कितने ट्रिपल कोडोन्स अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, तो देखिए 64 - 3 = 61 कोडोन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। ये कह सकते हैं ना हम? कोड करते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, प्रश्न किधर से कैसे भी आ जाए क्या पता। और आपको पता है जो भी ये बातें हैं बड़ी आसान बातें, बस हमें यहाँ तक अप्रोच बनानी है। क्लियर है? हाँ, आपको इसके कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इसे कुछ जगह ओक्रे, इसको अंबर और इसको ओपेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपेल या ओपल। ये आपको 3 नाम अगर कहीं देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि क्या है। क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा UAA, UAG और UGA, तब तो ये ठीक है। अदरवाइज आप रेंडमली याद करिए तो आपको ये नाम भी रेंडमली आने चाहिए, ओक्रे, अंबर और ओपल। क्लियर है? ये किसके बारे में बात कर ली हमने? समापन कोडोन के बारे में बात की। कितने कैरेक्टर हो गए? 7 कैरेक्टर हो गए। और देखते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, किस किस के बारे में बात कर ली। देखिए, सबसे पहले हमने कहा कोड के अक्षर। कोड के अक्षर बता दिए आपको कि ये AUGC होते हैं जो mRNA के क्षारकों को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात की हमने कोड शब्द हमने कहा कि AGUC 4 अक्षरों से विभिन्न 64 शब्द या कोडोन बनते हैं जिन्हें ट्रिपल कोडोन कहते हैं। और गैमोनी 1955 में इनके बारे में बताया था, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। 64 में से 61 कोडोन तो 20 अमीनो अम्ल को कोड करते हैं।
बाकी के 3 नहीं करते। शेष 3 कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते। तीसरा बिंदु जो हमारा आता है पठन दिशा, हमने बात की कि एमआरएनए पर जो जेनेटिक कोड होते हैं वो 5 डैश से 3 डैश दिशा में पढ़े जाते हैं। ये बात हमने कर ली, क्लियर है। नेक्स्ट, अभी बात हम करेंगे कि असंदिग्ध होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं, 2-3 बिंदु बचे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक कोडोन मैंने आपको बता दिया, एयूजी होता है। एमआरएनए के प्रारंभ में 5 डैश शेरे पर एयूजी होता है जो मैथ्योनिन को कोड करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, किसको कोड करता है? मैथ्योनिन को कोड करता है। ये मैथ्योनिन अमीनो अम्ल है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, समापन कोडोन, हमने बात की कि ये कोडोन प्रोटीन श्रृंखला के निर्माण को रोकने अथवा समापन के लिए आवश्यक होते हैं और ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते, ऐसा भी हमने पढ़ रखा है। और ये UAA, UAG और UG हैं। इन तीनों के बारे में हमने बात की है और मैंने आपको कहा है कि अगर आप इन तीनों को इसी क्रम में याद रखते हैं तो आपको 3 नाम और याद हो जाएंगे, ओक्रे, अंबर और ओपेल। इन्हें स्टॉप सिग्नल भी कहते हैं। ये गलत है, ये स्टॉप कर लीजिएगा आप, इसे स्टॉप सिग्नल अथवा अनर्थक कोडोन या निरर्थक कोडोन कहते हैं। इस प्रकार अमीनो अम्लों को कोडित करने वाले कोडोन की कुल जो संख्या होती है वो 61 होती है, 64-3 होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर है। देखिए, यहाँ से तो प्रश्न आते ही हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है वो देखिएगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग 2-3 बिंदु हैं, वही पूछे जाते हैं। एक तो जैसे अनतिव्यापी है, ये पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन दे दी जाएगी, इससे आप क्या समझते हैं, नीचे 4 वर्ड दे दिए जाएंगे अनतिव्यापी की, यानी कि दे दिया जाए कि अगर जेनेटिक कोड में एक नाइट्रोजन क्षार को एक ट्रिपल कोडोन में शामिल कर लिया जाता है जबकि उसी को दूसरे में शामिल नहीं किया जाता, यह गुण होता है कोडोन की असंदिग्धता, कोडोन का अपरिहार्य, कोडोन का अनतिव्यापी या चौथा कोई बिंदु। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखिए, स्टॉप सिग्नल है या टर्मिनेशन कोडोन है, समापन कोडोन है, प्रारंभिक कोडोन, वो अलग बिंदु है। अब ये 3 ऐसे नाम ऐसे आपके सामने चुनकर दिए जाएंगे जिनसे आपको कंफ्यूजन उत्पन्न हो। मैंने आपको कहा अनतिव्यापी को आप याद करिए, नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ किसी को ढक ले या एक चीज़ 2 बार शामिल की जाए, उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। उसे क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। जैसे आप देखिए, कई बार एड्स में आपने देखा होगा, एड्स में आपने क्या देखा होगा, इस तरह से लिखा रहता है। जैसे हिंदी में लिख के बताता हूँ मैं, सरस, और ये लिखा हुआ है सरस। ऐसे कई एड्स देखे होंगे आपने। तो ये दोनों को पढ़ते हैं तो रे क्या है? कॉमन है ना, दोनों में काम में लिया जा रहा है। ऐसे एड्स तो देखे हैं, खूब नाम है, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, मुझे सरस जैसा शब्द रिकॉल हुआ इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें नॉन ओवरलैपिंग का मतलब आप समझ जाइए, अनतिव्यापी यानी कि अतिव्यापन नहीं होता है, क्लियर है। आगे चलते हैं, कोड अपहासित। ये कोड अनतिव्यापी की बात हमने कर ली है कि कोड अनतिव्यापी होते हैं, डीजनरेट होते हैं। यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा नॉन ओवरलैपिंग। क्लियर है, इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, नॉन ओवरलैपिंग है, डीजनरेट नहीं लिखा हुआ है, क्लियर। डीजनरेट का मतलब होता है अपहासित, ठीक है। कोड में एक ही क्षारक का 2 भिन्न कोडोनों में एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात कोडोन के अक्षर एक दूसरे को ढकते नहीं हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। नेक्स्ट है कोड अपहासित या जिसे कहते हैं डीजनरेट। कोड डीजनरेट का मतलब क्या होता है? इस प्रकार के कोड में एक से अधिक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। एक से अधिक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। उदाहरण के लिए फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल के लिए UU और UUC कोडोन होते हैं। हमने क्या कहा? एक अमीनो अम्ल, आपके देखिए इससे दूसरा बिंदु भी क्लियर हो जाएगा कि 61 जो कोडोन हैं वो काम में कैसे आएंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि डीजनरेट या जिसे आप कोड अपहासित कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? कोड अपहासित का मतलब ये होता है कि जब एक अमीनो अम्ल एक से अधिक ट्रिपल कोडोनों के द्वारा कोड किया जाए, ये कोड का अपहासित होना, डीजनरेट होना है।
अब इसी के साथ मैं एक दूसरा बिंदु आपको अभी और इसी वक्त क्लियर कर देता हूं। एक होता है नॉन एम्बिगुअस या असंदिग्ध कोड। इसका मतलब होता है कि एक ट्रिपल कोडोन हमेशा एक अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन मैंने बोला मेरे द्वारा जो लाइनें बोली जा रही हैं उन्हें बड़े गौर से सुनिए, दोनों में छोटा सा अंतर है। पहली लाइन जिसे मैं कह रहा हूं कि कोड अपहासित होते हैं, उसमें मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा उसमें कि एक ट्रिपल कोडोन दो अमीनो अम्ल को कोड करता है, ऐसा नहीं कहा मैंने उल्टा कहा है कि दो अमीनो या मैं कहूं कि आप एक काम करिए, आप एक डायग्राम देखिए। इस डायग्राम से बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, एक तो याद करिए असंदिग्ध कोडोन, जिसका मतलब क्या है? असंदिग्ध कोडोन का मतलब, पहली बात आप ये गांठ बांध लीजिए कि एक ट्रिपल कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा। एक अमीनो अम्ल को किसको करेगा? एक अमीनो अम्ल को। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ये तो क्या हो गया? असंदिग्ध हो गया। मतलब जैसे AUG, बात सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। AUG अगर मेथियोनिन को कोड करता है तो मेथियोनिन को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है, वो किसी भी स्थिति में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी प्राणी में हो, हमेशा AUG मेथियोनिन को ही कोड करेगा। किसको कोड करेगा? मेथियोनिन को ही कोड करेगा। ये तो है कोडोन की असंदिग्धता। और मैंने बोला ना, कोई भी हो, किसी में भी हो, ये कोडोन की सार्वत्रिकता, यूनिवर्सलिटी आती है। मतलब कोडोन सार्वत्रिक होते हैं, किसी भी जीव में हो, एक कोडोन जिस अमीनो अम्ल को कोड करता है वो किसी भी जीव में उसी अमीनो अम्ल को कोड करेगा। तो कोडोन की सार्वत्रिकता भी हो गई, कोडोन सार्वत्रिक होते हैं। इसका अपवाद माइटोकॉन्ड्रिया मान सकते हैं, हम बता देंगे अभी आगे। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, कोडोन सार्वत्रिक होते हैं। देखिए हमने क्या क्या कहा है। 8वां कैरेक्टर जो हमारा आता है, हम देख लेते हैं। कोडोन सार्वत्रिक होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 9th हमने कहा कोडोन असंदिग्ध कोडोन, असंदिग्ध कोड। ये भी इसकी असंदिग्ध कोड का मतलब एक ट्रिपल कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा। ठीक है। 10th, इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया है। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन करता तो कुछ नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए, करता कुछ नहीं है। देखिए एक बार हम उसमें जाते हैं। देखिए कोड कोमा रहित होते हैं, एक कैरेक्टर और कोमा रहित होते हैं, मतलब कोमालेस होते हैं। कभी भी ट्रिपल कोडोन एक आ गया AUG तो वहाँ पर कोमा नहीं आता, दूसरा ट्रिपल कोडोन ठीक उसके बाद में चालू हो जाता है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, कहाँ मेंशन कर देते हैं, यहीं पर मेंशन कर देते हैं कि एक और मेंशन कर लीजिए, कोमालेस, कोमा रहित होते हैं। कैसे होते हैं? कोमा रहित। कोमा रहित मतलब समझ गए कि जैसे मान लीजिए ये है AUG, GUG, GCA, GAG, तो ऐसा नहीं है एक ट्रिपल कोडोन, दो ट्रिपल कोडोन, तीन ट्रिपल कोडोन, चार ट्रिपल कोडोन, ऐसा नहीं है। कोमालेस होते हैं। मतलब ये कि एक ट्रिपल कोडोन जैसे समाप्त हो जाता है तो दूसरा उसी के आगे से ठीक, ये मैंने फिर भी थोड़ा गैप दिया है ताकि आप इन्हें समझ सकें। क्लियर? देखने से पता चले कि कोडोन कैसे होते हैं, कोमा रहित होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हम जिसकी बात करना चाहते हैं, हमने बात कर ली कि कोडोन कोमा रहित होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे बात नेक्स्ट देखते हैं। असंदिग्ध कोडोन होते हैं, हमने कहा नॉन एम्बिगुअस कोड होते हैं। ऐसे कोड में कोई भी कोडोन एक से अधिक अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करता। मतलब मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूं ना आपको कि एक ट्रिपल कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। ये असंदिग्धता है या नॉन एम्बिगुअस है। क्लियर? लास्ट वाला आता है कोड सार्वत्रिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जीवाणु से लेकर मानव तक एक समान आनुवंशिक कोड पाया जाता है। मैंने आपसे बताया, अभी मैंने आपको बताया कि मानव हो, गाय, भैंस, कोई भी प्राणी हो,
अगर AUG एक प्रारंभिक कोडोन है और मेथियोनिन को कोड करता है तो सब में उसी को करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रत्येक कोडोन सभी जीवों में एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कोड सार्वत्रिक कोड के अपवाद है। बस ये आपको याद रखना है। क्लियर? क्लियर? एक बचा है लास्ट, और वो मैंने क्या बोला? कोड अपहासित होते हैं। देखिए कौन सा? कोड अपहासित होते हैं, इसके बारे में मैंने बोला आपको। कोड अपहासित होते हैं बच्चों, किसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं? कोड अपहासित होते हैं। देखिए 11वां कैरेक्टर हम क्या लिखना चाहते हैं? कोड अपहासित होते हैं। कोड अपहासित होते हैं। अपहासित मतलब क्या है? देखिए बहुत आसान है, और ये इसी के साथ इसके कैरेक्टर भी समाप्त हो जाएंगे। अपहासित का मतलब क्या है? हमने ये कहा असंदिग्ध को हम कह रहे हैं कि एक ट्रिपल कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा। अब इसी चीज को मैं थोड़ा रिवर्स करता हूं। क्या? एक अमीनो अम्ल एक से अधिक ट्रिपल कोडोन के द्वारा कोड किया जा सकता है। क्या बच्चों? एक अमीनो अम्ल एक से अधिक ट्रिपल कोडोन के द्वारा कोड किया जा सकता है। ये क्या कहलाता है? ये कोड डिजनरेट कहलाता है, यानी कि कोड अपहासित होते हैं। देखिए जैसे अगर आप देखें, वेलिन आपको दिखाई दे रहा है? वेलिन आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। वेलिन, ये वेलिन है, ठीक है। वेलिन एक ऐसा ट्रिपल कोडोन है, मतलब एक नहीं, बहुत सारे ऐसे खूब हैं। लाइसिन मिल जाएगा, आर्जिनिन मिल जाएगा आपको, सीरीन मिल जाएगा, ठीक है। वेलिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जो GUU के द्वारा, जो GUC के द्वारा, जो GUA के द्वारा और GUG के द्वारा कोड किया जा रहा है। कौन? वेलिन। किसके द्वारा कोड किया जा रहा है? GUU, GUC, GUA और GUG के द्वारा कोड किया जा रहा है। कौन? वेलिन। कौन कोड किया जा रहा है? वेलिन। ये क्या हुआ? मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने आपसे ये कहा कोड अपहासित जब एक अमीनो अम्ल एक से अधिक ट्रिपल कोडोन्स के द्वारा, एक अमीनो अम्ल एक से अधिक ट्रिपल कोडोन के द्वारा कोड किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? कोड अपहासित कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये प्रश्न बनने लायक है, और जब तक आप इसे रटने की कोशिश करेंगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसे समझिए, बड़े आसान शब्दों में बोल रहा हूं मैं। असंदिग्ध का मतलब तो ये है कि एक ट्रिपल कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा। एक ट्रिपल कोडोन एक अमीनो अम्ल को, मतलब क्या है? कंफ्यूजन आपके लिए दिमाग में पता क्यों हो रहा है? आप ये दिमाग में मत लगाइए कि GUC वेलिन को भी कोड कर लेगा, सीरीन को भी कोड कर लेगा। ऐसा नहीं कहा हमने। क्लियर है? ऐसा नहीं कहा। हम उल्टा कह रहे हैं कि एक अमीनो अम्ल एक से अधिक ट्रिपल कोडोन के द्वारा कोड किया जा सकता है। मैंने ऐसे थोड़ी कहा है कि एक अमीनो अम्ल एक से अधिक अमीनो अम्लों को, एक ट्रिपल कोडोन एक से अधिक अमीनो अम्लों को कोड कर सकता है? नहीं कर सकता। एक ट्रिपल कोडोन हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा। ये तो कोडोन की क्या है? असंदिग्धता है। लेकिन एक अमीनो अम्ल एक से अधिक ट्रिपल कोडोन्स के द्वारा कोड किया जा सकता है। ये कोडोन की क्या है? अपहासिकता। क्लियर है? समझ में आया? समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने काफ़ी बार समझाने का प्रयास किया है, और कोई भी है जैसे कोड लेटर, कोड वर्ड, रीडिंग डायरेक्शन, कोड अक्षर, कोड शब्द, पठन दिशा, कोडोन की संरेखिता, प्रारंभिक कोडोन, समापन कोडोन, कोमालेस कोडोन, निरर्थक कोडोन, ये बात कर चुके हैं हम। कोडोन का असंदिग्ध, कोडोन की सार्वत्रिकता, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको दो शब्द याद रखने, कोडोन का असंदिग्धता वाला कैरेक्टर और एक कोडोन का अपहासित वाला। अनातिव्यापी तो समझ में आ गया होगा। असंदिग्ध मतलब एक ट्रिपल कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा, और अपहासित का मतलब जब एक अमीनो अम्ल एक से अधिक ट्रिपल कोडोन के द्वारा कोड किया जाए। क्लियर है? आप खुद देखिए, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे लाइसिन दिख रहा है क्या कहीं? लाइसिन देखते हैं। लाइसिन ये रहा,
और कहीं पर है लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन है कहीं? देखिए मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूँ। देखिए आप इस कलर से देखिए, जैसे आपको सीरीन दिखाई दे रहा है, सीरीन दिखाई दे रहा है क्या? कितने हैं सीरीन के? हैं 4, नहीं 6 मिलेंगे, और भी कहीं होगा सीरीन। देखिए 6 मिलेंगे सीरीन के। ये देखिए सीरीन के कितने कोडोन मिले? सीरीन के मिले 6। सीरीन के कितने मिले? 6। सीरीन के कितने मिले बच्चों? 6। याद रखिएगा ये सीरीन के कितने हैं? 6। और कोई है? ल्यूसीन, ल्यूसीन के देखिए आप, ये ल्यूसीन के देखिए, ल्यूसीन के भी 6 हैं, 4 और 2 6, तो ल्यूसीन या लाइसिन लिख दूं, सॉरी ल्यूसीन, ल्यूसीन ही लिखते हैं। ल्यूसीन के कितने हैं? 6। और एक और है जिसको हम इस कलर से शो करते हैं, आर्जिनिन। देखिए आर्जिनिन के 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। आर्जिनिन के कितने हो गए? 6। आर्जिनिन के भी कितने हो गए बच्चों? 6। ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको? ये बताना चाहता हूँ कि ये वो अमीनो अम्ल हैं LSA। कैसे याद रखेंगे? LSA ये वो अमीनो अम्ल हैं, या ये वो अमीनो अम्ल हैं जो 6 ट्रिपल कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं। 18 कोडोन का एक बार में इस निपटारा हो गया। क्लियर है? और 2 चीज़ें और याद रखिएगा। क्या? स्टार लगा देता हूँ मैं। देखिए प्रश्न बनने की, मैंने कहा ना, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न बन जाए। एक तो आप याद रखिएगा, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि AUG मेथियोनिन को कोड करता है और प्रारंभिक कोडोन होता है, ये लिख चुके हैं हम, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। लेकिन इसे दूसरे संदर्भ में क्यों याद रखना? प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात कर लेंगे, मेथियोनिन फॉर्माइल मेथियोनिन वाली बात आगे कर लेंगे। AUG क्या है? मेथियोनिन को कोड करता है। और एक और याद रखिएगा, ये इस कलर में आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन मतलब UGG। ट्रिप्टोफेन एक तो, तथा दूसरा कौन सा है? मेथियोनिन। ये तो AUG के द्वारा और ये UGG के द्वारा। दो ऐसे अमीनो अम्ल हैं, 2 ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो एक त्रिक कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं। हो गई ना इंपॉर्टेंट बात? हालांकि मैं आपको बता दूं, इतनी गहराई से प्रश्न नहीं बनता, लेकिन जब हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ पढ़ने में क्या बुराई है। क्लियर है? तो ये बात आपको पता चल गई कि कौन सा है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो LSA है वो 6 के द्वारा होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक होती है वोबल परिकल्पना। कौन सी? आप इतना सा याद रखिएगा, क्या? वोबल परिकल्पना। ये कहीं पूछ लिया जाए, वोबल परिकल्पना किसने दी थी? क्रिक ने दी थी। एक बात तो ये याद रखिए, क्रिक ने दी थी। और क्या है इसमें तीसरे, यानी कि मैं कहूँ थर्ड
त्रिकोडोन में थर्ड नाइट्रोजन क्षार का महत्व कम होता है। ये वोबल परिकल्पना है, इतना सा याद रखिएगा आप। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैंने आपको जेनेटिक कोड की विशेषताएं या जेनेटिक कोड के लक्षण या जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की। हमने सभी बातें की, इसके कैरेक्टर्स और इस पे बनने वाले प्रश्न की। और मैं आपको बता दूं, 2-3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरेनबर्ग है, गैमो है, असंदिग्ध, और असंदिग्ध के बाद में एक और बिंदु मैंने आपको बताया था, और वो था कौन सा? डीजनरेट, अपहासित, और एक अनतिव्यापी। ये 3 बिंदु अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की तरह होने चाहिए। अगर इनसे रिलेटेड कोई डेफिनेशन, क्योंकि ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपको एग्जाम्पल देके, जो आपको डेफिनेशन देके पूछे जा सकते हैं, और पूछने योग्य प्रश्न भी बनता है, एक स्टैंडर्ड प्रश्न बनता है। अनतिव्यापी की डेफिनेशन दे दी जाए, असंदिग्ध की डेफिनेशन दे दी जाए, कोमालेस पठन दिशा, हाँ प्रारंभिक कोडोन जैसा प्रश्न बनता है कि प्रारंभिक कोडोन कौन होता है, यूजी होता है। लेकिन वो प्रारंभिक कोडोन वाली बात तो आप वैसे भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अनुलेखन और अनुवादन में उनको बार बार रिपीट किया जाएगा, इसलिए वो वैसे ही याद हो जाएंगे। क्लियर है? ओखरे, अंबर और ओपेल वाली बात याद रखिएगा। और आज के लिए मेरे हिसाब से जेनेटिक कोड में इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें अनुलेखन और अनुवादन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो तभी इंटरेस्टिंग होंगी आगे के, जब के ये टॉपिक आपके क्लियर होंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।